हेलो, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 8 का पाठ 8 पढ़ेंगे, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 8 कोशिका। देखिए, जैसे कि इसमें हेडिंग लिख रखा है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। इसका अर्थ है कि हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे और उसके क्या कार्य हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं या तो सजीव हैं या निर्जीव हैं। साथ ही आपको यह भी याद होगा कि सभी सजीव कुछ मूलभूत कार्य संपादित करते हैं। देखिए, हमने देखा कि हमारे आसपास या तो सजीव हैं, या तो जीवित वस्तुएं हैं, या फिर निर्जीव हैं। और हमें यह भी याद होगा कि सभी सजीव कुछ न कुछ हैं। क्या आप इन कार्यों की सूची बना सकते हैं कि सजीव जो होते हैं वो उनकी बेसिक कार्य क्या क्या होते हैं, मतलब क्या क्या उनके मेन कार्य होते हैं कि जो ज्यादातर सजीव करते ही करते हैं। जैसे सांस लेते हैं, जैसे बढ़ते हैं, चलते फिरते हैं, इस टाइप से ये मूलभूत कार्य हो गए। विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं। हमारे जो शरीर के अंग होते हैं उनके जो ग्रुप होता है, एक अंगों का ग्रुप, वह कुछ न कुछ कार्य करता है जो आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं। जैसे कि मान लो सांस ले, हमने ये मूलभूत कार्य लिखा है कि सांस लेना सजीव का, मान लो तो जो सांस लेने का कार्य है वह कुछ अंगों का एक ग्रुप होता है। जैसे मान लो फेफड़े हैं, हमारे जो नासा गुहा है, श्वास नली है, ये सब मिलकर सांस लेने श्वसन का कार्य करती हैं। इसी प्रकार से है जैसे हृदय का कार्य है, इसी प्रकार से चलना फिरना है। तो ये विभिन्न अंग होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है जो ये विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। इस अध्याय में आप अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई के विषय में पढ़ेंगे। संरचनात्मक मूलभूत इकाई का मतलब अंग जो है उनको बनाने के लिए एक बेसिक यूनिट चाहिए होती है जिसको हम कोशिका कहते हैं। तो अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई क्या हुई? कोशिका। हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो अब मान लो हमसे कोई पूछे कि कोशिका क्या होती है, तो हम लिखेंगे अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। या फिर कोई पूछ ले क्वेश्चन, मान लो कोई पूछा जाए कि हमारे शरीर के अंगों की मूलभूत इकाई कौन सी है, तो हम लिखेंगे कोशिका। देखिए, कोशिका के बारे में अब इस संरचनात्मक मूलभूत इकाई के बारे में आप ऐसे समझ सकते हैं। कोशिका की तुलना ईंटों से कर सकते हैं हम। जैसे हमारा मकान होता है वह एक एक ईंटों को जोड़ जोड़ कर बनता है, उसी प्रकार से कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं। जैसे अब मान लो हम ये भी कह सकते हैं, आप लोगों में से ये भी कह सकता है कि जो हमारे जो मकान है वह ईंटों के अलावा अन्य पदार्थों से भी बनता है। जैसे मान लो सीमेंट है, या फिर मिट्टी है, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि मकान का निर्माण करती हैं। लेकिन उसमें मूलभूत इकाई ईंट ही क्यों ली गई? तो देखिए, मान लो सीमेंट है, हमने सीमेंट ले लिए, अकेली सीमेंट से मकान नहीं बन सकता। लेकिन अगर ईंटों को फिर भी हम एक के ऊपर एक रख सकते हैं तो दीवार, कच्ची दीवार तो खड़ी की ही जा सकती है। जबकि सिर्फ सीमेंट को अगर एक के ऊपर एक ऐसे चिना जाए तो भी थोड़ा बहुत भी मतलब एक दीवार भी ऐसे नहीं बनाई जा सकती। तो मेन जो चीज है ईंट हुई। पहले हम ईंटों को सेट करते हैं, उसके ऊपर हम उसके बीच बीच में सीमेंट लगाते हैं, उसके ऊपर सीमेंट लगाई जाती है, बजरी वगैरह लगाई जाती है, पत्थर रोड़ी वगैरह लगाई जाती हैं, या फिर और अन्य सामान है, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो मकान के निर्माण में यूज किए जाते हैं। लेकिन ईंट है वो बेसिक यूनिट है। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर की जो मूलभूत इकाई कोशिका है, वैसे हमारे शरीर में बहुत सारे अन्य जो पदार्थ हैं उनका भी उपयोग होता है। लेकिन जो हमारी कोशिका है वह एक मेन इकाई है। जैसे कि मकान निर्माण में ईंट एक मेन वस्तु है, इसी प्रकार से हमारे शरीर के लिए भी कोशिका है वह सबसे मूलभूत इकाई है। तो यह आपको समझ में आ गया, कोशिका हमारे अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई। अब कोशिका की खोज किसने की? 8.1 कोशिका की खोज, यह पढ़ेंगे अब हम। रॉबर्ट हुक ने 1665 में, यह काफी इंपॉर्टेंट है कि कोशिका की खोज किसने की, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। एक जैसे मान लो कॉर्क जो है वो
पेड़ है, कोर्क का पेड़, उसकी एक स्लाइस ली, मतलब उसकी एक काट ली, मतलब उसको काट देते हैं, जैसे ये वाला एक टुकड़ा है, ऐसे ली है। तो उस रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक कोर्क का एक स्लाइस लिया, उसको आवर्धक लेंस मतलब सूक्ष्मदर्शी जो छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है वह आवर्धक लेंस होता है, आवर्धक यंत्र की सहायता से उसका अध्ययन किया। कोर्क पेड़ की छाल का एक भाग है, मतलब जो कोर्क है वह पेड़ की छाल होती है ना, छाल जो पेड़ का जो तना होता है उसके ऊपर जो कवर होता है वह पेड़ की छाल होता है, उसकी छाल का एक भाग होता है जो कोर्क है। तो उन्होंने कोर्क, मतलब ये कोर्क आपको समझ में आ गया होगा कि कोर्क क्या है। रॉबर्ट हुक ने जो कोर्क लिया था, कोर्क क्या, पेड़ की जो छाल होती है उसका एक भाग है। उन्होंने कोर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कोर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठ युक्त और विभाजित बक्से देखे। देखिए इस प्रकार से जब इन्होंने सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस से देखा कोर्क की पतली स्लाइस को, तो इस प्रकार से दिखाई दिया। ये बक्से कैसे दिखाई देते थे, ये बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। देखिए हमें भी लग रहा होगा जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो। ये दिखाई रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कोर्क की कोशिकाएं हैं ये। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ अथवा बॉक्स एक दूसरे से एक दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग हैं। देखिए ये देखिए ऐसे अलग अलग भी हैं ये जो कोर्क है इसका एक कोष्ठ या बॉक्स दूसरे से एक दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका का नाम दिया। अब ये मान लो ये एक कोष्ठ है, ये बीच में दिख रहे हैं अलग अलग डिब्बे से, बक्से से, तो इनको कोशिका का नाम दिया। उसने कहा, हुक ने कहा यह कोशिका है। हुक द्वारा देखी गई यह बक्सेनुमा संरचना वास्तव में मृत कोशिकाएं थी। यह मरी हुई कोशिकाएं थी जो रॉबर्ट हुक ने देखी थी। सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सका, और एक बड़ा जो सूक्ष्मदर्शी और ज्यादा बड़े सूक्ष्मदर्शी उनकी जब खोज हुई उसके बाद ही जीवित कोशिकाओं को देखा गया। यह तो मृत कोशिका थी, लेकिन जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बाद में देखा गया। रॉबर्ट हुक के परीक्षण के लगभग 150 साल बाद तक भी कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। रॉबर्ट हुक ने परीक्षण कर लिया था, लेकिन उसके 150 साल के बाद तक भी कोशिका के बारे में बहुत कम जानकारी थी। आज हमें कोशिका की संरचना एवं कार्यों के विषय में बहुत अधिक जानकारी है। यह अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी एवं अन्य तकनीकों द्वारा ही संभव हो सका है। मैंने बताया था कि ज्यादा आवर्धन वाला मतलब कुछ सूक्ष्मदर्शी ऐसे होते हैं जो सिर्फ थोड़े से ही बड़े करके दिखाते हैं, कुछ सूक्ष्मदर्शी ऐसे होते हैं जो बहुत छोटी छोटी वस्तुओं को भी बहुत बड़ा करके दिखाती हैं। तो ये होते हैं अधिक आवर्धन, जिसकी क्षमता ज्यादा होगी आवर्धन की, वो उसे बोलेंगे यह अधिक आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी हैं। तो जब बड़े बड़े सूक्ष्मदर्शियों की खोज हुई, जब बड़े बड़े सूक्ष्मदर्शी बने, उसके बाद ही जो कोशिकाएं हैं उनकी संरचना के बारे में, उनके कार्यों के बारे में अधिक जानकारी तभी प्राप्त हुई, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी से उन्हें अच्छे से देखा गया और तब हम उसकी कार्य और संरचना के बारे में पता लगाया गया। अब है 8.2 कोशिका। भवन के लिए ईंट और सजीवों में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। ये हमने पढ़ा है। भवन के लिए ईंट संरचनात्मक इकाई होगी, बेसिक जो है, और सजीवों में कोशिका होगी। यद्यपि वन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, लेकिन हमने देखा है कि जब कोई मकान बनता है तो एक जैसी ही ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु उनकी आकृति और डिजाइन अलग अलग दिए जाते हैं। कोई तो बड़े डिजाइन से मकान बनाए जाते हैं, कोई बड़े सीधे सीधे बनाए जाते हैं, तो कोई बंगले बनाए जाते हैं, कोई बड़े ऊंचे ऊंचे फ्लैट्स बनाए जाते हैं, तो उनकी आकृति और डिजाइन अलग अलग होते हैं। इस प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं से बने हुए हैं। देखिए आप ये समझ गए होंगे कि ईंटें तो एक जैसी होती हैं, लेकिन भवन जो होते हैं, जो मकान बनते हैं, वो बड़े डिजाइन के बनते हैं, अलग अलग डिजाइन के बनते हैं, उनकी आकृति अलग अलग होती है, डिजाइन अलग अलग होते हैं, साइज भी अलग, कोई छोटा मकान होता है, कोई बड़ा होता है, किसी का कैसा डिजाइन होता है, किसी का कैसा डिजाइन होता है। इसी प्रकार से जो सजीव जगत है, मतलब जो जीवित प्राणी हैं, वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, होते हुए भी जो कोशिकाएं होती हैं उनसे ये बने हैं। जैसे कि मकान भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही इकाई से, मतलब ईंट से बने होते हैं, इसी प्रकार से सजीव हैं
वो अलग अलग होने के भिन्न भिन्न प्रकार के होते हुए भी कोशिकाओं से बने होते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीवों की कोशिका की संरचना अधिक जटिल होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमने ईंट का एग्जाम्पल दे दिया तो हम ईंटों से ही, ईंटों की तरह ही बने होते हैं, हमारा शरीर ईंटों की तरह ही बना होता है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हमने एग्जाम्पल दिया है। जो ईंट होती है वह बड़ी एक सिंपल सी एक यूनिट होती है, लेकिन जो कोशिकाएं होती है उसकी संरचना बहुत अधिक जटिल है। कोशिका जो होती है वह भी विभिन्न अंगों से मिलकर बनी होती है। अब देखिए, ये पहली क्या कहती है, मुर्गी का अंडा आसानी से दिखाई दे जाता है। क्या है? यह एकल कोशिका है अथवा कोशिकाओं का समूह है। तो मुर्गी का जो अंडा है वह एकल कोशिका है, मतलब एक ही कोशिका से बना होता है। देखिए, जैसे ये ईंट की दीवार है, ये ईंटों से बनी है। ये प्याज की झिल्ली, प्याज की झिल्ली को, प्याज जो होती है उस पर बिल्कुल पतला सा कवर होता है, व्हाइट कलर, व्हाइट जो पतला सा ट्रांसपेरेंट सा की एक झिल्ली सी होती है। उसको अगर हम सूक्ष्मदर्शी देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये इस प्रकार से ये कोशिकाओं से बनी प्याज की झिल्ली है, मतलब प्याज की झिल्ली की जो कोशिकाएं वो दिखाई गई हैं, ये दीवार है, उसकी ईंटें दिखाई गई हैं। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। मुर्गी का अंडा वो है एक एकल कोशिका, ये है, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करेंगे। और इसे बिना सूक्ष्मदर्शी के ही हम आसानी से देख पाते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सजीवों में कोशिका की संख्या, मतलब सजीवों की कोशिका जो होती हैं, सजीवों में कोशिका की कितनी संख्या होती है, उसकी आकृति और साइज के बारे में हम पढ़ेंगे। वीडियो यहीं तक खत्म होता है। धन्यवाद।